नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 1 जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्नों और उनसे संबंधित उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। यहाँ पर जो हमको तापमान दिया गया है ये केल्विन में दिया गया है और हमको इस तापमान को सेल्सियस में परिवर्तित करना है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन -273। और इसी प्रकार से यदि हमको 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करना है तो 300 में से हमें 273 माइनस करना पड़ेगा। अगर हम केल्विन में से 273 माइनस कर देते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से हम 300 केल्विन से अगर 273 माइनस कर देंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा और इस प्रकार 300 केल्विन बराबर 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसका जो बी पार्ट है इसमें है 573 केल्विन। अब 573 केल्विन को भी डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए इसमें हमें 273 घटाना पड़ेगा। तो 573 में से 273 घटाने पर ये 300 आ जाएगा और इस प्रकार से हम 573 केल्विन को 300 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, जिसमें से सबसे पहला है 250 डिग्री सेल्सियस और बी पार्ट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अतः वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो पहले ए पार्ट का आंसर हो जाएगा गैसीय अवस्था। अब 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है और इस तापमान पर पानी उबलता है, इसलिए यह गैस या द्रव अवस्था में हो सकता है। इस तापमान पर दी गई ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है, जिसके कारण जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वो द्रव अवस्था और गैस अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पे द्रव अवस्था में होगा तो वह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को लेकर गैस में परिवर्तित हो जाएगा, परंतु तब भी उसका तापमान जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इस प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो द्रव एवं गैसीय अवस्था में हो सकता है। नेक्स्ट है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अब किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रदत्त की गई निर्गत ऊष्मा का प्रयोग अवस्था परिवर्तन में किया जाता है। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसलिए किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। तो किसी पदार्थ की
अवस्था परिवर्तन के दौरान जो हम ऊष्मा देते हैं वह पदार्थ उस ऊष्मा का प्रयोग अपनी अवस्था परिवर्तन करने के लिए करता है और उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही कारण है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। गैसों के कणों को नजदीक लाकर तरल पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं। इसलिए वायुमंडलीय गैसों को तापमान कम कर अथवा दाब बढ़ाकर द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अवस्था परिवर्तन में हमने देखा था कि तापमान और दाब के द्वारा किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। अब गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए या तो हम इनका तापमान कम कर देंगे या तो यहाँ पर दाब को बढ़ा देंगे। तो अतः हम कह सकते हैं कि तापमान कम करके या दाब को बढ़ा करके हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।